हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के असोल पेपर 2025 के सेट नंबर 5 को करने वाले हैं, जिसका पेपर कोड है 348 के। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसके पार्ट 3 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 को कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा है अनसोल्ड पेपर कक्षा 12 जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र है, जो कि हमारा सेट नंबर 5 है और 2025 में आया हुआ पेपर है, जिसका पेपर कोड है 348 के। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में हम कहां से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पार्ट 3 में हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 7, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5-5 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, लिंग सहलंघन वंशगति से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे 5 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए, इसी में अथवा करके क्वेश्चन हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 7 में, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर हमें यहाँ पर निबंध लिखना है। तो देखिए, या तो आपको प्रश्न नंबर 7 में ये वाला क्वेश्चन करना था या ये वाला क्वेश्चन करना था, क्योंकि देखिए अथवा का मतलब होता है या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना होगा या आपको ये वाला क्वेश्चन करना होगा। और देखिए, क्लास 12 बायोलॉजी में जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो आते हैं 15 नंबर के, जो जिनकी संख्या होती है 3, यानी कि ये आते हैं 5-5 नंबर के, और जिनकी संख्या होती है 3, यानी कि 3 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 7, 8 और 9। अब इसमें हमसे अथवा करके भी पूछे गए, यानी कि आपको चॉइस भी दी जाएगी इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो लिंग सहलंघन वंशगति से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। और अथवा में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन विधि का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया था। अब इसी में देखिए, अथवा करके हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। तो हमें यहाँ पर द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाना होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन से इसमें अथवा करके पूछा गया था, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में प्रश्न नंबर 7 से 9 तक यानी कि कुल 6 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि देखिए ये हर साल रिपीट होते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए ना, बस उनको तैयार कर लेना है। क्योंकि देखिए, हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स होता है तो हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो यही रिपीट होते रहते हैं। और देखिए, हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बन रहे हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग हैं। तो अगर आप 2025 और 2024 और 23 के भी करके जाते हैं ना, तब भी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जरूर नहीं कि बायोलॉजी में ही आपको करना है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी, इंग्लिश में भी आपको यही करना है। तो चलिए, अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, लिंग सहलंघन वंशगति से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, लिंग सहलंघन वंशगति। तो अब हम इसमें लिखते हैं, जब किसी लक्षण के जिन लिंग गुणसूत्रों X या Y पर स्थित होते हैं, तो उस लक्षण के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के तरीके को लिंग सहलंघन वंशागति कहते हैं। तो लिंग सहलंघन वंशागति क्या होती है, जब किसी लक्षण के जिन लिंग गुणसूत्रों X या Y पर स्थित होते हैं, तो उस लक्षण के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के तरीके को लिंग सहलंघन वंशागति कहते हैं। अब इसमें हम आगे लिखते हैं, मनुष्यों में स्त्रियां XX और पुरुष XY गुणसूत्र रखते हैं। जो मनुष्यों में क्या होता है, स्त्रियां कौन से गुणसूत्र रखती है, XX, और पुरुष XY गुणसूत्र रखते हैं। इसके आगे हम लिखते हैं, X गुणसूत्र पर स्थित जीन का असर पुरुषों में तुरंत दिखता है, क्योंकि उनके पास दूसरा X गुणसूत्र नहीं होता। वहीं स्त्रियों में एक सामान्य X होने पर भी रोग प्रकट नहीं होता, वे केवल वाहक होती है। तो देखिए, X गुणसूत्र पर स्थित जीन का असर पुरुषों में तुरंत दिखता है, क्योंकि उनके पास दूसरा X गुणसूत्र नहीं होता। वहीं स्त्रियों में एक सामान्य X होने पर भी रोग प्रकट नहीं होता, वे केवल वाहक हुई होती है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था लिंग सहलंघन। अब देखिए, लिंग सहलंघन वंशागति। अब देखिए, इसका हमने यहाँ पर उदाहरण भी लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो इसलिए हमने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, हीमोफीलिया।
अब देखिए हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे रोग की प्रकृति। इसमें हम लिखते हैं यह एक एक्स सहलंघन अप्रभावी रोग है। कैसा रोग है? यह एक एक्स सहलंघन अप्रभावी रोग है जिसमें रक्त का थक्का जमने की क्षमता कम हो जाती है। तो हीमोफीलिया क्या होती है? इसकी रोग की प्रकृति कैसी होती है? यह एक एक्स सहलंघन अप्रभावी रोग है जिसमें रक्त का थक्का जमने की क्षमता कम हो जाती है। आगे हम इसमें लिखते हैं, अब आगे हम प्रभाव लिखेंगे और इसमें हम लिखते हैं यदि किसी पुरुष एक्स वाई के एक्स गुणसूत्र पर दोषपूर्ण जीन यानी कि XH है तो वह हीमोफीलिया से ग्रस्त होगा क्योंकि उसके पास दूसरा एक्स नहीं है। तो इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव है कि यदि किसी पुरुष यानी कि XY के एक्स गुणसूत्र पर दोषपूर्ण जीन यानी कि XH है तो वह हीमोफीलिया से ग्रस्त होगा क्योंकि उसके पास दूसरा एक्स नहीं है। आगे हम इसमें लिखते हैं वाहक स्त्रियां। इसमें हम लिखते हैं एक स्त्री XX जिसमें एक एक्स पर दोषपूर्ण जीन यानी कि XH और दूसरे पर सामान्य एक्स हो तो XH वह वाहक कहलाती है। वह स्वयं स्वस्थ रहेगी लेकिन अपने बच्चे को रोग दे सकती है। तो देखिए यहाँ पर आपने जाना है इसका प्रभाव और वाहक स्त्रियां। तो वाहक स्त्री में हमने क्या जाना है कि एक स्त्री जिसमें XX जिसमें एक एक्स पर दोषपूर्ण जीन XH और दूसरे पर सामान्य एक्स हो तो वह वाहक कहलाती है। वह स्वयं स्वस्थ रहेगी लेकिन वह अपने बच्चों को रोग दे सकती है। इसके आगे हम लिखते हैं संतानें। तो इस संतानों में हम लिखते हैं एक हीमोफीलिया रोगी पुरुष XHY की शादी सामान्य स्त्री यानी कि XH से होने पर उनकी पुत्रियां XH सभी वाहक होंगी और पुत्र XHY सभी सामान्य होंगी। आगे हम लिखते हैं लेकिन यदि एक वाहक स्त्री XH और सामान्य पुरुष XHY का विवाह हो तो 50% नर XHY रोगी और 50% XHY सामान्य होंगे जबकि 50% मादा XH वाहक और 50% XH सामान्य होंगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 जो हमसे अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हमसे पूछा गया था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया कवक प्रोटोजोआ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे दही ब्रेड शराब बनाने एंटीबायोटिक्स और टीके बनाने अपशिष्ट जल के उपचार और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पाचन में मदद करने जैसे कई कार्यों में सहायक होते हैं जो पर्यावरण संतुलन और मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसी में हम आगे लिखते हैं घरेलू और औद्योगिक उपयोग। इसमें हम लिखते हैं खाद्य उत्पादन। तो खाद्य उत्पादन में हम लिखते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि LAB दूध को दही में बदलते हैं और खमीर यीस्ट ब्रेड शराब और सिरका बनाने में उपयोग होते हैं। आगे हम इसी में लिखते हैं पनीर। इसमें हम लिखते हैं स्विस चीज के बड़े छेद प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी से बनते हैं जबकि रॉकफोर्ट पनीर को पेनिसिलियम फंगस से विशिष्ट स्वाद मिलता है। आगे देखिए आगे हम इसमें लिखते हैं कृषि में भूमिका। सेकंड पॉइंट डाल के लिखते हैं कृषि में भूमिका। इसमें हम हेडिंग डालेंगे मिट्टी की उर्वरता। इसमें हम लिखते हैं राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। आगे हम इसमें हेडिंग डालते हैं पर्यावरण में महत्व। इसमें हम लिखते हैं अपशिष्ट उपचार सूक्ष्म जीव सीवेज अपशिष्ट जल के उपचार में सक्रिय भूमिका निभाते हैं जिससे जल का पुनर्चक्रण होता है। आगे हम इसमें लिखते हैं आगे फोर्थ पॉइंट डालकर हम लिखते हैं मानव स्वास्थ्य में भूमिका। इसमें हम लिखते हैं पाचन और विटामिन। इसमें हम लिखते हैं आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव भोजन पचाने और विटामिन के जैसे आवश्यक विटामिन बनाने में मदद करते हैं। आगे देखिए इसी में हम लिखते हैं रोगों से बचाव। त्वचा पर मौजूद सूक्ष्म जीव हानिकारक रोगाणुओं को पनपने से रोकते हैं। आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट डालकर हम इसमें लिखते हैं जैव नियंत्रण। इसमें हम लिखते हैं बैक्यूलो वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कीटों और रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है जिससे कीटनाशकों का उपयोग कम होता है। आगे हम इसमें लिखते हैं निष्कर्ष। इसमें हम लिखते हैं सूक्ष्म जीव केवल हानिकारक नहीं बल्कि मानव जीवन और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। दही बनाने से लेकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने तक हर क्षेत्र में उनकी उपस्थिति और कार्यप्रणाली मानव कल्याण के लिए अभिन्न है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 8। इसमें हमसे पूछा गया डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन विधि का वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन विधि का वर्णन करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसमें मूल डीएनए अणु दो नए डीएनए अणुओं में बढ़ जाता है
और प्रत्येक नए अणु में एक पुराना पृथक यानी कि रज्जुक और एक नया संश्लेषित रज्जुक होता है, जिससे आनुवंशिक जानकारी अगली पीढ़ी की। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे हम आगे लिखते हैं। कोशिकाओं में आधा संरक्षित रहती है। यह प्रक्रिया हेलिकेज एंजाइम द्वारा डीएनए के खुलने, टेम्पलेट के रूप में उपयोग होने और डीएनए पॉलीमरेज द्वारा नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने से होती है, जिसमें अग्र रज्जुक पर निरंतर और पश्चगामी रज्जुक पर ओकाजाकी खंडों के रूप में असतत संश्लेषण होता है। अब देखिए, हम इसमें लिखते हैं प्रक्रिया के मुख्य चरण। तो देखिए, पहला है आरंभ, जिसको हम इनिटिएशन भी बोलते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं प्रतिकृति की शुरुआत प्रतिकृति कांटे नामक स्थान से होती है, जहां हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दो रज्जुक के बीच हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर उन्हें अलग करता है। आगे हम इसमें लिखते हैं सेकंड पॉइंट है टेम्पलेट। इसमें हम लिखते हैं अलग हुए दोनों रज्जुक नए डीएनए रज्जुक के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट का काम करते हैं। आगे हम इसमें लिखते हैं थर्ड पॉइंट में संश्लेषण। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम डालते हैं अग्र रज्जुक। इसमें हम लिखते हैं एक रज्जुक पर डीएनए पॉलीमरेज 5' से 3' दिशा में लगातार नए न्यूक्लियोटाइड जोड़कर एक नया रज्जुक बनाता है। इसी में हम आगे लिखते हैं सेकंड पॉइंट डाल करके पश्चगामी रज्जुक। इसमें हम लिखते हैं दूसरे रज्जुक पर संश्लेषण छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, जिन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। प्रत्येक खंड एक आरएनए प्राइमर से शुरू होता है और फिर बाद में डीएनए पॉलीमरेज। आगे हम लिखते हैं उन्हें जोड़ता है। आगे हम लिखते हैं इसमें युग्मन। युग्मन में हम लिखते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़कर एक सतत रज्जुक बनाता है। आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट पे हम लिखते हैं परिणाम। इसमें हम लिखते हैं अंत में मूल डीएनए अणु से दो नए डीएनए अणु बनते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक पुराना पैतृक और एक नया संतति रज्जुक होता है। आगे हम इसमें लिखते हैं महत्व। तो इसका महत्व है यह विधि सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नई कोशिका को मूल डीएनए की सटीक आनुवंशिक जानकारी प्राप्त हो, जो वंशानुगत जानकारी के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, इसी में अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न नंबर 8 में। तो देखिए, ये क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए, क्वेश्चन में डायरेक्टली हमसे 5 मार्क्स का पूछा गया था, तो हमें जनसंख्या विस्फोट और इसके नियंत्रण पर निबंध लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है जनसंख्या की तीव्र और अनियंत्रित वृद्धि। क्या है जनसंख्या विस्फोट का अर्थ? तो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है जनसंख्या की तीव्र और अनियंत्रित वृद्धि, जो संसाधनों पर भारी दबाव डालती है, जिससे गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है और पर्यावरणीय क्षरण बढ़ता है। इसके नियंत्रण के लिए शिक्षा, परिवार नियोजन, महिलाओं का सशक्तिकरण, जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे उपाय आवश्यक है, ताकि संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। आगे हम लिखते हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण। तो ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालिएगा जनसंख्या विस्फोट के कारण। तो इसमें हम लिखते हैं उच्च जन्म दर। इसमें लिखते हैं अशिक्षा, गरीबी और पारंपरिक सोच के कारण परिवार नियोजन के उपायों को जानकारी और उपयोग में कमी। आगे हम इसमें हेडिंग डालते हैं मृत्यु दर में कमी। इसमें हम लिखते हैं चिकित्सा विज्ञान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर और समृद्ध मृत्यु दर में गिरावट। आगे देखिए, इसमें हम लिखते हैं जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव। इसमें हम लिखते हैं संसाधनों पर दबाव। इसमें लिखते हैं भोजन, पानी, ऊर्जा और आवास की कमी। आगे हम इसमें लिखते हैं बेरोजगारी और गरीबी, यानी कि इसमें हम लिखेंगे रोजगार के अवसरों की कमी और आय असमानता में वृद्धि। आगे देखिए, इसमें कुपोषण, तो खाद्यान्न की कमी से बच्चों और वयस्कों में कुपोषण। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको देखिए इसमें निबंध पूछा गया है, तो जैसे निबंध पूछा गया है तो इसमें देखिए हेडिंग सबसे ज्यादा मेन है, यानी कि आपको बस हेडिंग पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप बीच में कुछ भी लिखते हैं तब भी चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादा फोकस करता है हेडिंग पर, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप अगर इस टाइप से लिख कर आएंगे तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, इसमें हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। इसमें हम लिखते हैं फर्स्ट हेडिंग डालेंगे शिक्षा का प्रसार। इसमें हम लिखेंगे लोगों को छोटे परिवार के लाभ और परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में जागरूक करना। तो शिक्षा के प्रसार में हम क्या करेंगे, लोगों को छोटे परिवार के लाभ और परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में जागरूक करना। आगे देखिए, इसमें हम लिखते हैं परिवार नियोजन। इसमें हम लिखते हैं गर्भ निरोधकों की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना। आगे देखिए, आगे ब्लैक पेन से हम हेडिंग डालेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। इसमें हम लिखते हैं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। आगे देखिए, अगली हेडिंग हम इसमें डालेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में ही है वो। इसी में हम लिखते हैं विवाह की उम्र में वृद्धि।
तो लड़कियों और लड़के के विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाना। भारत में लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। अब देखिए इसमें हम आगे लिखते हैं, जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर चुनौती है, लेकिन शिक्षा, जागरूकता और प्रभावी परिवार नियोजन कार्यक्रमों के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया था, प्रश्न नंबर 9, जो कि क्वेश्चन है द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्टली हमसे 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो इसमें हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे द्विसंकर क्रॉस, और इसमें हम लिखेंगे यह एक आनुवांशिक संकरण है जिसमें एक साथ 2 अलग अलग लक्षणों जैसे बीज का रंग और बीज का आकार की वंशगति का अध्ययन किया जाता है। इसमें F1 पीढ़ी के पौधे के युग्मकों को चेकर बोर्ड में व्यवस्थित कर F2 पीढ़ी के 9:3:3:1 के फिनोटाइप अनुपात 9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरे और जीनोटाइप संयोगों को देखा जाता है, जिससे लक्षणों के स्वतंत्र अपव्यवन का नियम स्पष्ट होता है। आगे देखिए, आगे हम इसमें लिखेंगे, देखिए इसमें हमें क्या करना है। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? यह एक आनुवांशिक संकरण है जिसमें एक साथ 2 अलग अलग लक्षणों जैसे बीज का आकार और बीज के रंग की वंशगति का अध्ययन किया जाता है। तो एक तरफ हम लिखेंगे बीज का आकार और एक तरफ लिखेंगे बीज का रंग। तो देखिए यह क्या है, यहाँ पर हम लेंगे प्रभावी एलील, तो गोल, तो प्रभावी एलील, और एक साइड लिखेंगे अप्रभावी एलील। तो प्रभावी एलील क्या है? गोल। तो इस गोल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल आर से। और अप्रभावी एलील यानी कि बीज के आकार में ये क्या है? झुर्रीदार, तो ये क्या है? अप्रभावी, तो स्मॉल आर। इसी प्रकार बीज का रंग देखिए यहाँ पर पीला, तो यहाँ ये भी क्या है? ये भी प्रभावी एलील है, तो कैपिटल वाई। और देखिए यहाँ पर अप्रभावी एलील हरा, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हम इसमें लिखते हैं जनक शुद्ध वंशकरण, यानी कि यहां पर लिखेंगे प्रभावी एलील और यहां पर लिखेंगे अप्रभावी एलील। तो देखिए यहां पर क्या होगा? यहां पर गोल पीला, जो प्रभावी एलील अभी हमने देखा था वो क्या? गोल पीला, तो आर और वाई। इसी प्रकार अप्रभावी एलील में झुर्रीदार हरा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब हम क्या कराएंगे? अब हम करा देंगे इसका युग्मक कराएंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का हम क्या कराएंगे? द्विसंकर करा देंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई से, यानी कि हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसका युग्मक करा देंगे, यानी कि द्विसंकर क्रॉस करा देंगे। तो जब हम इसका द्विसंकर क्रॉस कराएंगे तो ये आ जाएगा R इंटू स्मॉल आर, वाई इंटू स्मॉल वाई। ये क्या हो जाएगी? ये बन जाएगी F1 पीढ़ी। और ये क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा स्वपरागण। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर हो जाएगा स्वपरागण। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे? इसी से हम चेकर बोर्ड बनाएंगे और एक साइड नरभाग लिखेंगे, यानी कि ये साइड क्या है? इसको बोलेंगे हम नरभाग और इसको बोलेंगे मादा भाग। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब हमने इसका द्विसंकर क्रॉस कराया ना, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये देखिए ये हो जाएगा आर, इस आर के साथ वाई। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए इस आर के साथ ये वाई, तो आ गया ये आर वाई। अब ठीक है, उसके बाद देखिए इस स्मॉल आर के साथ ये कैपिटल वाई, तो ये यहाँ पर आ गया। और इसी प्रकार देखिए ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इसलिए यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा है इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या है? ये हमारी F1 पीढ़ी, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्वपरागण होगा जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसी से हम चेकर बोर्ड बनाएंगे और एक साइड हमने नरभाग लिख दिया और एक साइड लिख दिया हमने मादा भाग। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस साइड क्या लिखे हैं? इस साइड हमने लिखे हैं नरभाग और इस साइड हमने क्या लिखे हैं? इस साइड हमने लिखे हैं मादा भाग। तो देखिए अब क्या आएगा इसमें? तो ये देखिए इसका इससे द्विसंकर क्रॉस कराएंगे तो ये जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो कैपिटल आर किसका था? कैपिटल आर था प्रभावी एलील गोल का, और कैपिटल वाई किसका था? कैपिटल वाई था पीले का। तो यहाँ पर आ जाएगा गोल पीले। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर क्या था? ये था हमारा गोल। और इसी प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। तो यहाँ पर देखिए प्रभावी एलील क्या है? प्रभावी एलील है कैपिटल वाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा पीला। कैसे हो जाएगा? पीला। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखिए कैपिटल आर किससे हो गए? तो हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर।
इसी प्रकार कैपिटल वाई, तो ये क्या था, यहाँ पर प्रभावी एलील है गोल आर, तो ये हो जाएगा गोल। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पर प्रभावी एलील है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीला। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए फ्रेंड्स, भले यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर प्रभावी एलील का ही हम नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा गोल। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पर हमारा प्रभावी एलील क्या है, कैपिटल वाई है, तो इसलिए आ जाएगा पीला। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, तो कैपिटल आर की गुणा कैपिटल आर के साथ और कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा गोल, और यहाँ पर जो प्रभावी एलील है वो है हमारा पीला, तो यहाँ पर भी हमारा गोल पीला आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर तो था गोल का, और स्मॉल वाई किसका था, ये था हमारा हरे का, अप्रभावी एलील का था, यानी कि हरे का। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखिए कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये किसका था, यहाँ पर प्रभावी एलील है कैपिटल आर, तो ये आ जाएगा गोल। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल वाई और ये है कैपिटल वाई, तो स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा पीला, क्योंकि प्रभावी एलील क्या है, वाई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा गोल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई इंटू स्मॉल वाई, क्या आ जाएगा, ये होगा अप्रभावी एलील जो कि हरा। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा गोल, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी एलील है गोल, और इसी प्रकार ये है, ये प्रभावी एलील है तो पीला। ठीक है, और यहाँ पर आर वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रभावी एलील क्या है, कैपिटल आर है तो गोल। इसी प्रकार हमारा वाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पीला। इसी प्रकार देखिए स्मॉल आर, तो ये अप्रभावी एलील हो गया, तो ये क्या है, ये है झुर्रीदार। कैसा ये झुर्रीदार है। और देखिए कैपिटल वाई, तो ये क्या है, ये हमारा पीला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसी प्रकार ये हो जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर ये क्या था, ये था झुर्रीदार, और ये देखिए यहाँ पर है प्रभावी एलील वाई, तो ये हो जाएगा पीला। कैसा हो जाएगा, पीला। और इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार हम इसको देखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा हमारा गोल, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रभावी एलील है कैपिटल आर, और इसी प्रकार हमारा प्रभावी एलील है वाई, तो ये हो जाएगा पीला। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा हमारा गोल, और ये हमारा प्रभावी एलील है तो हरा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी, क्योंकि देखिए गोल, हरा, पीले मैंने अभी आपको आगे बताया था कि ये क्या होते हैं, स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो ये क्या आ गया, ये आ गया झुर्रीदार, और स्मॉल वाई कैपिटल वाई ये जाएगा हमारा पीला, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी एलील है कैपिटल वाई। इसी प्रकार देखिए स्मॉल आर और वाई, तो स्मॉल आर क्या है, ये हमारा झुर्रीदार है। क्या है, ये झुर्रीदार, और वाई क्या है, वाई है हमारा हरा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से बनाकर आना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारी F1 पीढ़ी निकल गई थी, तो F1 पीढ़ी से हमने F2 पीढ़ी निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें फिनोटाइप अनुपात निकालेंगे। तो देखिए फिनोटाइप अनुपात निकालेंगे, तो पहले हम इसमें करेंगे, इसमें गोल पीले का अनुपात, फिर किसका अनुपात आ जाएगा, फिर आ जाएगा झुर्रीदार पीले का, झुर्रीदार पीला। उसके बाद अनुपात आ जाएगा गोल हरा, उसके बाद अनुपात आ जाएगा यहाँ पर झुर्रीदार हरा का, झुर्रीदार हरा। तो अब हमें यहाँ पर गिनना है गोल पीला कितने हैं। तो देखिए चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गोल पीले कितने आ गए, ये आ गए हमारे 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब देखेंगे झुर्रीदार पीला कितना है, तो झुर्रीदार पीला गिनते हैं, यहाँ पर तो सारे गोल है, यहाँ पर भी गोल है, यहाँ पर झुर्रीदार पीला 1 2 और 3 हमारे झुर्रीदार पीला है।
अब देखते हैं गोल हरा कितना है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3, 3 हमारे गोल हरा है। और बात करें झुर्रीदार हरा की, तो झुर्रीदार हरा हमें यहाँ पर सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, जो कि ये। तो हमारे यहाँ पर फिनोटाइप अनुपात निकल कर आ गया 9:3:3:1। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से करके आना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बताया। अब देखिए इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 9, जो कि अथवा करके हमसे पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाए जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं, अनुकूलन वह प्रक्रिया और विशेषता है जिससे जीव अपने विशेष पर्यावरण आवास में बेहतर ढंग से जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए समय के साथ खुद को ढालते हैं। इसमें आकारिकीय, कारकीय और व्यवहारिक बदलाव शामिल होते हैं, जैसे मछली का धारा रेखित शरीर, ध्रुवीय भालू का मोटा फर और कंगारू चूहे का पानी बचाने का तरीका, जो उन्हें अपने माहौल में सफल बनाते हैं। आगे हम इसमें लिखते हैं, जीवों में पाए जाने वाले अनुकूलन के प्रकार। इसमें हम लिखते हैं, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे संरचनात्मक अनुकूलन। इसमें हम लिखते हैं, इस प्रकार के अनुकूलन में जीव के शरीर की बनावट में परिवर्तन पाया जाता है। उदाहरण है ऊंट मरुस्थलीय जीव। तो इसमें देखिए कुबड़ में वसा का संग्रह और लंबे पैर में मोटे होठ। और इसी प्रकार मछली में देखिए, मछली हमारा जलीय जीव है। इसमें देखिए तैरने के लिए पंख और श्वसन के लिए गलफड़े। आगे देखिए इसमें हम लिखते हैं कैक्टस में हम लिखते हैं पत्तियां कांटों में बदली जल हानि कम करने के लिए। आगे देखिए सेकंड पॉइंट हम डालते हैं, शारीरिक यानी कि क्रियात्मक अनुकूलन। इसमें हम लिखते हैं, जब शरीर की आंतरिक क्रियाओं में अनुकूलन हो। इसमें देखिए इसमें हम हेडिंग डालेंगे रेगिस्तानी जीव। तो जब बहुत कम पसीना यानी कि जल संरक्षण। तो रेगिस्तान जीव क्या करते हैं, वो बहुत कम पसीना निकलता है उनका, तो क्या इस प्रकार क्या होता है, वो जल का संरक्षण करते हैं। आगे हम इसी में लिखते हैं, हाइबरनेशन करने वाले जंतु भालू। तो सर्दियों में चिया धीमा। आगे हम इसमें लिखते हैं, पौधों में सीएम मार्ग। इसमें हम लिखते हैं, रात में CO2 का अवशोषण। आगे देखिए थर्ड पॉइंट हम इसमें डालेंगे, व्यवहारिक अनुकूलन। इसमें लिखते हैं, जब जीव के व्यवहार में परिवर्तन हो। तो पक्षियों का प्रवास, जैसे प्रतिकूल मौसम से बचाव। रात्रिचर जीव उल्लू, रात में सक्रिय रहना, यानी कि रात में क्या रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। झुंड में रहना, तो झुंड में कौन रहते हैं, हिरण। शत्रु से सुरक्षा। आगे देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा रक्षात्मक अनुकूलन। इसमें हम लिखते हैं, शत्रुओं से बचाव के लिए। तो इसमें हम लिखते हैं गिरगिट क्या करता है, रंग परिवर्तन करता है, यानी कि छलावरण करता है। और कांटेदार पौधे, ये शाकाहारी जंतुओं से सुरक्षा करते हैं। और तितली क्या होती है, तितली विषैली प्रजाति जैसा रंग दिखाती है। आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट हम इसमें डालते हैं, प्रजनन संबंधी अनुकूलन। इसमें हम लिखते हैं, संतान की सुरक्षा और संख्या बढ़ाने हेतु। मेंढक क्या करते हैं, अधिक संख्या में अंडे देंगे। और पक्षी क्या होता है, घोंसला बनाना और बीजों में कठोर आवरण, प्रतिकूल दशाओं से सुरक्षा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने ये वाला सेट यानी कि सेट नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स इसके पहले वाले सेट भी मैंने सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 मैंने कराए हुए हैं और उनकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और आपको ये वाला पार्ट भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यानी कि ये वाला सेट भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसके आगे और कौन सा सोल्व पेपर सॉल्व कराना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।